अस्सलामुअलैकुम, तौसीफ खान हेयर। आज हम पढ़ेंगे बेटा कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम लॉ डिटेल के साथ कवर करेंगे बेटा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बहुत सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा कूलम्स लॉ। सबसे पहले बेटा ये बात सीखते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि दो अगर एक जैसे चार्जेस हैं, फर्ज करें कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को बेटा रिपेल करेंगे। अगर सिमिलरली हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो दो ऑपोजिट चार्जेस बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो हमने इस चार्जेस की क्वालिटी बता दी बेटा कि या तो रिपल्जन होगी या अट्रैक्शन होगी। ये इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस था। एक लम्हे के लिए अगर मैं इसको बदो कह दूं और इस चार्ज का नाम बदी रख दें, तो बेटा बदो और बदी किस शिद्दत के साथ एक दूसरे की तरफ भागते हैं, वो वैल्यू हमें बतानी है। वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें करना है। वो वैल्यू हमें क्वांटिटी में बताएगा कौन? कूलम बताएगा, कूलम का कानून बताएगा हमें। तो आइए बेटा आज का लेक्चर पढ़ते हैं। और आज से हमने जो पहली बात सीखी, कूलम लॉ हमें बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस देता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन की एक वैल्यू देता है, जिससे दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। दूसरा कूलम्स लॉ बेटा दिया था चार्ल्स कूलम ने 1784 एडी के अंदर। इसके बाद बेटा ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था और ये एक एम्पिरिकल लॉ है बेटा। एम्पिरिकल लॉज क्या होते हैं? ऐसे तमाम लॉ जिसको पहले ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, उसके बाद उस लॉ को लिखा गया, इसीलिए इसको एम्पिरिकल लॉज कहा जाता है। कूलम ने टोरिजिनल बैलेंस के तहत दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन मालूम की थी। तो ये एक एम्पिरिकल लॉ है। ये एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे दिया गया है, इसीलिए यहां पे लिखा गया है इज एन एम्पिरिकल लॉ डिड्यूस्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी किताब में नहीं लिख रखी, हमें वो पढ़नी है। वो कौन कौन सी कंडीशंस है जो होना लाजमी है कूलम्स लॉ पढ़ने के लिए। बड़ा पहली कंडीशन आपके पास, कूलम लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास पॉइंट चार्ज होगा। अब पॉइंट चार्ज क्या है बेटा? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि दो चार्जेस के दरमियान फासला इतना ज्यादा हो एज कंपेयर टू देयर साइजेस, तो ऐसे चार्जेस को हम कंसिडर करते हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको डायमेंशन लेस चार्ज भी कहते हैं। तो पहली कंडीशन कूलम्स लॉ के लिए कि हमारे पास पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्ज के ऊपर एप्लीकेबल होता है बेटा। स्टैटिक का मतलब होता है बेटा रेस्ट, एक ऐसी चीज जो रुकी हुई हो, जिसकी मोशन जीरो हो। तो बेटा ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्ज के ऊपर। ये बात आपने याद रखनी है। तीसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। उससे पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फर्ज करेंगे बेटा आपके पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं आपस में। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाता है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। कूलम लॉ के मुताबिक पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन यहां पे तो हमारे पास रिपल्जन शो नहीं हो रही। तो क्या हम ये गलत पढ़ रहे हैं? नहीं बेटा, हम ये कहते हैं कि जब दो चार्ज एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान बेटा रिपल्जन होती है। लेकिन अगर ये हद से ज्यादा करीब हो जाए,
इतना करीब हो जाए तो रिपल्जन के साथ साथ इनके दरमियान बेटा अट्रैक्शन की फोर्स भी आ जाती है। रिपल्जन दो एक जैसे चार्जेस है बेटा, उनके दरमियान मुनासिब सा फासला होगा तो उनके दरमियान रिपल्जन होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा करीब आ गए, बदो और बदो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए, तो कॉन्सेप्ट कहता है बेटा कि रिपल्जन के साथ एक अट्रैक्शन की फोर्स भी आती है और उस अट्रैक्शन की फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बेटा ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये डोमिनेट कर जाएगी और कूलम की जो फोर्स हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं बेटा ये कहीं ज्यादा पीछे रह जाएगी। तो ऐसी सूरत में जब दो एक जैसे चार्जेस बिल्कुल करीब करीब होंगे तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगी, गालिब आ जाएगी, जीत जाएगी बेटा। कूलम फोर्स तो आपके पास बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो तो कूलम फोर्स है, कूलम लॉ है बेटा। तो हमें इसको स्टडी करने के लिए एक और कंडीशन पढ़नी है कि दो एक जैसे चार्जेस के दरमियान इतना मुनासिब सा फासला होना चाहिए कि वो एक दूसरे की फोर्स को खत्म न कर सकें। चार्जेस मस्ट बी फार इनफ। फार इनफ का मतलब इतना दूर होना चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डोमिनेट ओवर कूलम फोर्स। डोमिनेट का मतलब गलबा पा जाना, कि न्यूक्लियर फोर्स कूलम फोर्स से जीत न जाए, ताकि हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और कूलम फोर्स को डिस्कस कर सकें। तो ये तीन कंडीशंस है बेटा। उसके बाद आ जाती है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से पहले बेटा आज हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। असल में कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हम अपने सब्जेक्ट में जब कूलम लॉ को पढ़ते हैं बेटा तो इंतहाई आसान तरीके से इसको समझते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास बेटा दो चार्जेस हैं जिसको हमने बोला Q1 और Q2। वो चार्जेस दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और वो चार्जेस दोनों ऑपोजिट भी हो सकते हैं। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं हमारे पास बेटा। दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा उसके फोर्स के। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तो स्टेटमेंट की पहली लाइन पढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। और चार्जेस कैसे होंगे? स्टैटिक चार्जेस। अभी हम पढ़ के आए कि चार्जेस का स्टैटिक होना लाजमी है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहां पे एक वर्ड मिसिंग है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यहां पे वर्ड ऐड कर दीजिएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के चार्जेस के। अब दूसरी बात बेटा, अगर दो चार्जेस के दरमियान फासला, फर्ज करें कि अगर ये चार्ज है और ये चार्ज है, इसके दरमियान फासला 1d है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान फासला सिर्फ d है। अगर ये फासला मैं डबल कर देता हूं और कुछ यूं हो जाता है आपके पास, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो पहले यहां से लेके यहां तक d, यहां से लेके यहां तक d, तब डिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो कूलम कहता था कि जो फोर्स है आपके पास वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इसका मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर है तो 4 बन जाएगा। इसीलिए उसने बोला कि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी दूसरी लाइन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोबारा देखते हैं बेटा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको इक्वेशन 1 बोले बेटा, इसको इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है तो लेफ्ट हैंड साइड एक f आ गया इसकी जगह, और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास Q1 Q2 बराबर r स्क्वायर आ जाएगा बटे r स्क्वायर। बेटा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म होता है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करने के बाद आपके पास एक बराबर की अलामत आती है और साथ में एक कांस्टेंट आता है k।
तो आपके पास ये कुछ फार्मूला यूं बन जाएगा, F बराबर है K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, और ये इसका जनरल फार्मूला है कूलम्स लॉ का। अब बेटा हमारे पास ये जो K है ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मशहूर ज़माना नाम कूलम्स कांस्टेंट है। तो आइए बेटा अब इस K के बारे में एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर पूछ लिया जाता है कि इन रिलेशन F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये जो K वाला फैक्टर है इसको आप डिस्कस करें और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। तो बेटा कूलम कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो इसकी जगह पे आया था वो आपके पास कूलम कांस्टेंट कहलाता है, और उसका फार्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर। इसमें से अभी हमने K निकालना है बेटा, तो K जैसे निकलेगा तो बेटा R स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे बेटा ये R स्क्वायर F के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q1 Q2 इस K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। इसको रीअरेंज फॉर्म में लिख लोगे तो आपके पास बनेगा K बराबर है FR स्क्वायर Q1 और Q2। इसके बाद बेटा इसके ऐसे यूनिट अक्सर बेटा पेपर में पूछ लेता है MCQs के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। जब भी हमने यूनिट निकालना है तो बेस्ट मेथड फिजिक्स में फार्मूला है बेटा, तो फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन होता है, और ये जो आपके पास रेडियस है, डिस्टेंस है, सॉरी ये डिस्टेंस कैसे यूनिट मीटर होता है, तो आपके पास फोर्स का यूनिट न्यूटन, जो आपके पास डिस्टेंस है m, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट आपके पास कूलम होता है, और ये कूलम, तो ये कूलम और ये कूलम आपस में मल्टीप्लाई होके बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब C का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये -2 बन जाएगा। इसके बाद बेटा इसकी डायमेंशन है, तो डायमेंशन इसकी कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको समझा देते हैं अभी के अभी, यहीं पे समझ लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में फोर्स की डायमेंशन बेटा, तो वहां पे हम फोर्स की डायमेंशन को याद कर लेते थे, और मैं अभी आपको ड्राइव करना सिखा देता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F बराबर है ma, जो मास है बेटा, मास का ऐसे यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम बेटा मास का यूनिट है तो इसके लिए कैपिटल M, ये जो मीटर है ये लेंथ का यूनिट है तो इसके लिए L, और सेकंड बेटा टाइम का यूनिट है तो इसके लिए T। जो पावर्स इनकी है वही पावर इनकी आएंगी, और इनको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये एक डायमेंशन बन जाती थी, और ये हमने फर्स्ट ईयर में सीखी थी। तो ये सिर्फ फोर्स की डायमेंशन आई है। इसी तरह बेटा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपके पास लेंथ के रिलेटेड होता है, जैसे कि मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर की डायमेंशन आपके पास L स्क्वायर आएगी, तो डायमेंशन यहीं पे निकाल देते हैं। न्यूटन की डायमेंशन होती है mLT-2। बेटा ये आपको याद होनी चाहिए, बार बार ड्राइव करने से बेहतर है कि mLT-2 आपको डायरेक्ट याद होगी तो आपका टाइम भी बचेगा। अब m स्क्वायर मीटर बेटा यूनिट है लेंथ का, तो आपके पास L आ जाएगा, मीटर का चूंकि स्क्वायर है तो L का भी स्क्वायर आ जाएगा। नीचे अब आप आ जाएं जो आपके पास कूलम है बेटा ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सेकेंड ईयर की फिजिक्स में, आपने इससे पहले नहीं पढ़ा। आपने बेटा एक डेफिनेशन पढ़ी होगी इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है। यहां से हमें अगर Q निकालना है तो T उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा IT। अब करंट का ऐसा यूनिट बेटा होता है एम्पेयर, और टाइम का होता है सेकंड। अब एम्पेयर की डायमेंशन एम्पेयर ही होती है, और सेकंड की डायमेंशन क्या होगी, सेकंड टाइम का यूनिट है तो इसकी डायमेंशन बनेगी एम्पेयर की A और सेकंड की T बनेगी, तो AT डायमेंशन आ जाएगी बेटा Q की। तो ये जो आपके पास एक C है और दो C दोनों, या इस तरह देख लें Q1 की डायमेंशन हमने निकाली AT, तो इधर आ जाएगा आपके पास AT, और इस तरह Q2 की डायमेंशन भी AT आ जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी AT। अब आगे देखें, अगर आपके पास ये M, इसके अलावा कोई M नहीं है तो ये M आप एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। अब इधर देखें L की पावर 1 है और L की पावर 2 है, तो बेटा ये आपके पास
L1 + 2, तो ये बन जाएगा L की पावर 3 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखेंगे बेटा t के बारे में। t ऊपर है t की पावर -2 और नीचे है t की 2t है, तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर। ऊपर था -2 और नीचे था t का स्क्वायर, तो आपके पास बेटा ये -2 जब ऊपर जाएगा, सॉरी +2 जब ऊपर जाएगा तो आपके पास बन जाएगा कुछ यूं t -2 कुल मिला के हो जाएगा t-4 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इस तरह a से मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर -2, तो ये इसकी कुछ डायमेंशन है, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं। ये अपने नोट्स में ऐड मत कीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था, बाकी आप इसकी डायमेंशन रफमल पे सॉल्व करके वहाँ पे लिख सकते हैं। बेटा इसके बाद हमने डिपेंडेंस ऑफ के पढ़नी है कि ये जो के है आपके पास कूलम्स कांस्टेंट, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। तो दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटा, एक नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है कि अगर ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है तो इन चार्ज के बीच में क्या आ रहा है, आपके पास कोई ऐसा मीडियम जो एयर है, वैक्यूम है, या कोई और डाइलेक्ट्रिक आप कह सकते हो। इसके अलावा बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या मुराद है कि यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू जो ले रहे हैं वो न्यूटन में ले रहे हैं, जो कि इसका ऐसा यूनिट है, या हम फोर्स की वैल्यू डाइन में ले रहे हैं, DYNE डाइन, डाइन इसका CGS यूनिट है बेटा। इसी तरह हम जो ये डिस्टेंस है R, ये हम मीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो बेटा ये सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। आइए बेटा देखते हैं कि अब ये जो K की वैल्यू है ये वैक्यूम के अंदर कितनी है बेटा, फॉर फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस को हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, और यानी कि दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी चीज मौजूद नहीं है, नो मैटर प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस। तो बेटा के वैक्यूम के लिए जो वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपके पास क्या है, जैसे हम छोटी क्लासेस में ABC पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह ग्रीक के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं इसमें एप्सिलॉन नॉट को, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन बेटा इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखेंगे यहां पे, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज नॉन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कह सकते हो आप इसे। बेटा परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, ये इजाजत देता है, परमिशन देता है, लेकिन परमिटिविटी का परमिशन के साथ रिलेशन कैसे बनता है, इनवर्स रिलेशन बनता है। परमिटिविटी का रिलेशन जो बनता है परमिशन के साथ इनवर्स रिलेशन बनता है, यानी कि अगर दो चार्जेस के दरमियान अगर वैक्यूम मौजूद है तो वो जो फोर्स को जाने की परमिशन देगा उसको हम कहते हैं परमिटिविटी, लेकिन परमिटिविटी का परमिशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू हमारे पास है 8.85 ज़रब 10 की ताकत -12। अब 10 की ताकत -12, 0.0000 दफा, इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू बहुत कम है बेटा। अगर ये वैल्यू बहुत कम है तो इसकी परमिटिविटी कम हो गई, इसकी परमिटिविटी कम हो गई तो इसका मतलब परमिशन ज्यादा हो गई। तो अब वो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो लगाएगा उसके लिए उसकी परमिशन ज्यादा मिल गई है। तो परमिटिविटी का परमिशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। एप्सिलॉन नॉट का आपके पास यूनिट कैसे आएगा, तो बेटा तुम देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट और के दोनों का इनवर्स रिलेशन है। तो मैं एक लम्हे में आपके लिए एक ड्राइव कर देता हूं कि अगर आपके पास कुछ यूं कर दें, इन दोनों की जगह तब्दील कर दें, तो
तो आपके पास बनेगा एप्सिलॉन नॉट बराबर है 1/4 पाई के। अब 4 पाई का तो यूनिट होता ही नहीं है, के का यूनिट अभी हम पढ़ के आए हैं, ये यहाँ पे न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास पर न्यूटन पर मीटर और C⁻² पर जाएगा कूलम। तो ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट आ गया। तो 8.85 ज़रब 10 की ताकत -12, साथ में यूनिट लगा देंगे पर न्यूटन पर मीटर और साथ में कूलम का स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर हमें वैक्यूम के लिए के की कीमत चाहिए तो उसमें ये वैल्यू आपने याद रखनी है बेटा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं आपके पास। एमसीक्यूज के लिए वैल्यू याद रखनी है। अगर हमें के की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। के वैक्यूम के अंदर जो आपके पास वैल्यू आएगी 1/4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 ज़रब 10 की ताकत -12। तो बेटा ये वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 0.0089 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12। तो बेटा इशारिया को जब 8 के बाद लेके जाएंगे तो बनेगा 8.9। इशारिया को लेफ्ट हैंड साइड से उठाया तो इसका मतलब 10 की पावर माइनस में जाएगी। कितने डिजिट्स हमने क्रॉस किया 3, तो आपके पास बनेगा 10 की पावर -3। ऑलरेडी कितना था 10 की बार 12, ये माइनस का 12 तो ऊपर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा। तो ये बन जाएगा 10 की ताकत 12। अब इसको अगर मजीद सॉल्व करते हैं तो -3 और जमा का 12, तो आपके पास बनेगा जमा का 9 और ये आपके पास बन जाएगा 8.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और 8.9 अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 9 के बराबर है। लिहाजा आप बुक वाला जो आपकी के की वैल्यू लिखता है वो आपके पास आती है 9 मल्टीप्लाई 8.9 को अप्रॉक्सीमेटली 9 लिख रहा है बेटा, और 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और के का जो यूनिट है न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये आपके पास के की वैल्यू है बेटा, जो आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल के लिए, जो आपको वहां पे पुट करनी है। अब अगर वहां पे अगर आपको वैक्यूम के अंदर कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आपको ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करने की जरूरत नहीं है। आप जब वहां पे जाके के की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपके पास ये जो फार्मूला बनेगा एफ वैक्यूम के वैक्यूम की जगह पे, वो फार्मूला कुछ यूं बनेगा, एफ बराबर है के वैक्यूम की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो ये जो आपके पास है ये इलेक्ट्रिक फोर्स की फाइनल फॉर्म है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस। इसके बाद बेटा आपके पास इसके हम वेक्टर फॉर्म यहीं पे लिख देते हैं, वेक्टोरियल फॉर्म। तो अगर हम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पहले लिखा एफ वैक्यूम बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो अगर बेटा हम फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन लगाते हैं तो यहाँ पे हमें एक आर कैप लगाना होगा। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं कि आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो बेटा ये जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला पोर्शन, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और ये आर कैप
यूनिट वेक्टर का दुनिया में सिर्फ एक काम, डायरेक्शन बताना है। तो ये मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बन जाए तो हमने वेक्टर की डेफिनेशन में पढ़ रखा है कि हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का जिक्र तभी करते हैं जब आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड, साथ में आर कैप उसकी डायरेक्शन, और ये जो फार्मूला आपके पास ये कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। बेटा ये अब हमने पढ़ा कूलम फोर्स को इन फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के अंदर, लेकिन अभी इसी लेक्चर में हम आगे कूलम फोर्स को मीडियम के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं कूलम फोर्स मीडियम के अंदर। जहां पे हमने वैक्यूम लिख रखा था, यहां पे बेटा के को हमने वैक्यूम में चेक किया, अब हम मीडियम के अंदर चेक करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला आएगा एफ मीडियम बराबर के मीडियम Q1 Q2 R का स्क्वायर। बड़ा मीडियम से मुराद क्या है? वो दो चार्जेस जिनके दरमियान हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन मालूम करना चाहते थे, उनके दरमियान अब कोई एक चीज मौजूद है जिसको हम हर्डल कह सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कह सकते हैं। हमारे पास कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, पैराफिन पेपर हो सकता है, तवील लिस्ट है आपकी टेक्स्ट बुक की साइड इंफॉर्मेशन में। लेकिन उसकी वैल्यू जानने के लिए हमें के जब मीडियम के अंदर होगा तो उसकी वैल्यू जानने के लिए हमें यहाँ पे एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना होगा। पहले था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखें वैक्यूम के अंदर, लेकिन जैसे ही मीडियम के अंदर आता है तो इस फैक्टर के साथ एक और फैक्टर एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी कैसे होगा? जैसा कि फर्ज करें कि मेरे दोस्त के पास 50 रुपए है और कोई मुझसे पूछे कि मेरे पास कितने हैं, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास जितने मेरे दोस्त के पास है, मेरे पास उसके 2 गुना है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे पास 2 गुना है तो 2 रुपए, नहीं, मेरे पास इनडायरेक्टली मतलब ये हो जाएगा कि 100 रुपए है। जब दो चीजों का कंपैरिजन करके कोई चीज समझी जाए बेटा, बिल्कुल यहां पे ऐसे ही हो रहा है। दोस्त, उसको एप्सिलॉन नॉट समझो, उसके पास 50 रुपए थे, ये मैं हूं, मेरे पास इसके 2 गुना है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो आपके पास के मीडियम की वैल्यू होगी। तो यहां पे जब हमने एक दूसरा फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया एप्सिलॉन आर, इसको बेटा क्या कहते हैं? बेटा इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब यही वैल्यू बेटा यहां पे पुट करते हैं तो इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहां पे आपके पास Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। बेटा अगर हम इसमें से 1/एप्सिलॉन को एक साइड पे कर दें तो अंदर जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। तो बेटा ये तो जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो आपके पास वैक्यूम के अंदर जो मैग्नीट्यूड था एफ वैक्यूम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, तो इसकी जगह पे मैं एफ वैक्यूम लिख सकता हूं बेटा। तो आपके पास मीडियम बराबर 1/एप्सिलॉन आर और यहां पे आ जाएगा एफ फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स इन वैक्यूम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा फोर्स इन वैक्यूम और ये एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब कूलम फोर्स जब मीडियम के अंदर लगती है तो उसका रिलेशन रिलेटिव परमिटिविटी के साथ इनवर्स बनता है।
ये बात याद रखिएगा बेटा कि ये तभी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगी जब आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब दो एमसीक्यूज यहां से आते हैं, फॉर एयर, फॉर वैक्यूम, और दूसरा आता है फॉर एयर। जो वैक्यूम के लिए वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी की वो 1 के बराबर है, और इसी तरह जो एयर के लिए वैल्यू है रिलेटिव परमिटिविटी की वो 1.0006, 3 दफा 0 फिर 6 है। एमसीक्यूज आता है बेटा ए ऑप्शन में 2 0 दिए होते हैं, बी में 3 दिए होते हैं, उस तरह डी में फिर 1 दिया होता है, तो आपके पास 3 0 के बाद 6 है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, चाहे वो वैक्यूम के अंदर हो चाहे वो एयर के अंदर हो, ये दो वैल्यूज एक जैसी। इसका मतलब अगर इनका ये वैल्यू तभी कम आएगी जब कूलम फोर्स मीडियम के अंदर होगी, जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होगी। और ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू कब ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए बेटा। तो ये भी एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि दो चीजें जो है वैक्यूम और एयर, इन दोनों को निकाल के बाकी तमाम चीजें जो है उनके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसके बराबर है। नीचे 4 ऑप्शन थे, ग्रेटर इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी, और इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू द यूनिटी, और नन ऑफ दीज। तो बेटा याद रखिएगा एप्सिलॉन आर, जब वो टेबल देखेंगे ना साइड पे टेक्स्ट बुक में, तो वैक्यूम और एयर के लिए अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। इसके अलावा जितनी भी चीजें आपके पास दे रखी होगी उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फोर्स इन अ मीडियम, कूलम फोर्स इन अ मीडियम हमेशा लेस हो जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान रिलेशन इनवर्स है। यहां से एक और एमसीक्यूज आ जाता है कि यहां से अगर एप्सिलॉन आर इधर और उसको मीडियम को इधर ले जाए तो ये आपके पास बनेगा फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। तो बड़ा ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, दो एक जैसी आइडेंटिकल क्वांटिटीज हैं, तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होगा। ये भी एमसीक्यूज आ चुका है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट। क्यों नो यूनिट नहीं है इसका बेटा, कि दोनों ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, ड्यू टू आइडेंटिकल क्वांटिटीज। बेटा दोनों क्वांटिटीज एक जैसी हैं, लिहाजा इनका यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो ये एक रेशो है, रेशो की वजह से एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट्स, जिसको हमने रिलेटिव परमिटिविटी बोला। बेटा अब आपके पास ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका डिफाइन सीख लेते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यही फार्मूला मैंने दोबारा लिखा है जो यहां पे लिखा था। असल में एक रेशो है फोर्सेस की, लेकिन फोर्सेस इन वैक्यूम टू फोर्सेस इन मीडियम। तो हम लिखेंगे रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम टू फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन चार्जेस इज डाइलेक्ट्रिक। के दो चार्जेस के दरमियान कोई भी हर्डल आ गई, चाहे वो एयर हो सकती है, पैराफिन पेपर हो सकता है, कोई मेटल हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो ये आपके पास डेफिनेशन है रिलेटिव परमिटिविटी की, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। बेटा ये आपके पास एक एमसीक्यूज आता है कि जब आपके पास दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम प्रेजेंट हो तो बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अगर हम यही बात इसके लिए करें फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास ज्यादा उसके ऊपर असर पड़ता नहीं, क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता ही यही है कि बीच में कोई हर्डल नहीं है, बीच में कोई भी चीज नहीं है दो चार्जेस के दरमियान। लेकिन जब कोई मीडियम रख दिया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और यही हम यहाँ पे पढ़ के भी आए हैं कि जब भी आपके पास एयर और वैक्यूम के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं उनमें वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है, जब 1 से ग्रेटर होगी तो इसका आंसर छोटा आएगा। इसका मतलब वहां पे जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मीडियम के मौजूदगी में वो कम आएगी हमेशा। तो ये एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखना है।
बेटा अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, और या इसका सवाल पेपर में ऐसे भी आ चुका है कि प्रूव करेंगे कूलम लॉ जो है वो ओबे करता है न्यूटन का थर्ड लॉ। इससे पहले बेटा हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में ग्रेविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आपको उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं बेटा, कि हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास ये एक जमीन है और यहां पे बेटा कोई शख्स खड़ा है, फर्ज करते हैं कि यहां पे पप्पू खड़ा है, तो हम कहते थे कि ये जो आपके पास पप्पू है इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। लेकिन बेटा फिजिक्स के मुताबिक अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो न्यूटन कहता था कि वहां पे एक दूसरी फोर्स लाजमी होगी जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये बात अधूरी होगी कि जमीन जो है वो उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगा रहा है, नतीजे में एक रिएक्शन फोर्स भी होगी जो ऊपर से नीचे की तरफ होगी। तो यहां से हमने ये सीखा कि ग्रेविटी की फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही है तो एक्शन, बदले में वो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे लगा रही है तो रिएक्शन की फोर्स। तो अगर ग्रेविटी आपके पास एक म्यूचुअल फोर्स है, अब ये बात बेटा हम अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा उसमें भी कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। चूंकि हम अब कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके मुताबिक चार्जेस होंगे, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट पोर्शन है, इसके बाद आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। और फर्ज करते हैं बेटा कि आपके पास एक चार्ज है, इसको हमने बोला Q1, और आपके पास एक और चार्ज है, इसको हमने बोला बेटा Q2। अब फर्ज करते हैं कि आपने Q1 ने Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाई, Q1 ने Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाई, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू 1। ये मैं आगे जाके दोबारा समझा दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फोर्स ऑन चार्ज 2 किसने लगाई बेटा? पहले ने लगाई, तो ड्यू टू 1। अब अगर Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है तो बदले में क्या होगा, Q2 भी Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो यही डायग्राम एक दफा दोबारा बना देते हैं। ये आपके पास Q1 चार्ज है, ये आपके पास Q2 चार्ज है। अब क्या करेगा, रिएक्शन के तौर पे Q2 Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो दोबारा कैसे देखेंगे, हम देखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। 1 के ऊपर 2 ने फोर्स लगाई। अब बेटा इस फिगर में देखें तो आपके पास Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन यूं होगी। अब डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने अभी वेक्टर फॉर्म पढ़ा पीछे, वेक्टर फॉर्म के लिए हम यहाँ पे एक आर वेक्टर लगाते हैं ये। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाई, तो इसके लिए भी हम एक वेक्टर लगाते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसको हमने आर बोला। लेकिन जो आपके पास ये R21 होगा और इसी तरह ये होगा R12। तो ये आपके पास मुकम्मल फिगर है। Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई, एक्शन फोर्स है। जैसा कि वो पप्पू जमीन पे खड़ा था, तो वो पप्पू जो जमीन पर फोर्स लगा रहा था वो एक्शन फोर्स है। बदले में जमीन के ऊपर भी फोर्स, जमीन ने भी पप्पू के ऊपर फोर्स लगाई जो रिएक्शन फोर्स थी। बिल्कुल इसी तरह बेटा Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो ये एक्शन है, बदले में ये रिएक्शन आ रहा है। तो ये इसका मुकम्मल क्या कहते हैं फिगर आ गई आपके पास। अब आपके पास बेटा देखिए एक्शन फोर्स भी है, रिएक्शन फोर्स भी है। तो यहां से एमसीक्यूज आता है कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। अक्सर लिखा होता है कि कूलम फोर्स इज, आगे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो लिखेंगे कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। ये आपके पास म्यूचुअल फोर्स है बेटा, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। अब यही बात जो हमने अभी फिगर में एक्सप्लेन की कि हमने क्या कहा कि व्हेन Q1 चार्ज एक्सर्ट फोर्स लगाता है ऑन Q2, देन चार्ज Q2
आल्सो एग्जर्ट, ये भी लगाता है इक्वल, उतनी ही बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये देखें, अगर यहां Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई तो यूनिट वेक्टर तीर ऊपर जा रहा है, Q2 ने Q1 के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाई तो तीर नीचे जा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। Q2 also exert equal but opposite force on Q1। तो बेटा ये हमने फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे देखते हैं इसको कि हमने ये जो लिखा था F21 और F12, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, तो वो देख ले बेटा। यहां पे लिखेंगे F12 F21 और F12। तो बेटा F21 आपके पास ये है, Q1 ने Q2 के ऊपर चार्ज लगाया, तो पढ़ेंगे बेटा फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 किसने लगाई थी बेटा? Q1 ने लगाई थी, तो लिखेंगे ड्यू टू Q1। इसी तरह फोर्स ये Q1 ने Q2 ने Q1 के ऊपर लगाई, तो फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q2। तो बेटा ये दो बातें आपको लाजमी समझ में आने चाहिए, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। इसके बाद हम बेटा इसकी वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। यहां पे आपके पास वन ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। यहां पे अगर वेक्टर साइन हम इसके ऊपर लगाते हैं तो इसके साथ यूनिट वेक्टर शो होगा R⁻21। तो बेटा ये आपके पास मैग्नीट्यूड और ये इसका यूनिट वेक्टर, अभी हम वेक्टोरियल फॉर्म में पढ़ के भी आए हैं। इसी तरह अगर मैं इसके लिए लिखूं तो F12 बराबर है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, और यहां पे आपके पास आ जाएगा इसका यूनिट वेक्टर 1 2 और ये आपके पास यूं आ जाएगा। अब यहां पे आपके पास R1 और R2 इन दोनों के बारे में भी सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर इसी के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो बेटा आपके पास दो चीजें लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है R21 और दूसरा लिखा हुआ है R12। तो बेटा आपने हमेशा फिगर को देखना है, फिगर से ही पता चलेगा आपको। अब ध्यान से देखें, ये आपके पास R कैप है, एक यूनिट वेक्टर है ये, लेकिन यूनिट वेक्टर तीर कहां से शो हो रहा है? ये इसकी टेल है बेटा, ये इसका हेड है। जहां पे हेड होता है वहां पे ये इख्तिताम पजीर हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो टेल इसकी Q1 से आ रही है, तो आपने लिखना है यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। ये जो यूनिट वेक्टर है ये शो हो रहा है, यहां पे लिखेंगे यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड, ये डायरेक्ट हो रहा है Q1 से, फ्रॉम Q1 टू Q2। इसी तरह R2 की अगर बात करें बेटा, R12 की, तो इधर देखें इसकी टेल यहां से स्टार्ट हो रही है, तो टेल का मतलब Q2 से Q1 की तरफ आ रहा है। तो बाकी सारा कुछ सेम लिखेंगे, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 Q1, Q2 से Q1 की तरफ। तो बेटा ये दो चीजें लाजमी से आपने नोट कर लेनी है और इसको अच्छे से समझना है। एक दफा दोबारा रिवाइंड करके इसी लेक्चर को दोबारा सुन लें, ताकि ये वो दो चीजें हैं जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही होती हैं। याद रखिएगा कि जब भी इनके बारे में सोचना है तो आपने फिगर को देखना है, वहां पे रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी। अब हम ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। हमारे पास ये जो फिगर बनी है इसको नाम दे देते हैं फिगर
ए का। अगर हम फिगर ए को देखें बेटा तो आपने कहना है फ्रॉम फिगर ए। हम सिर्फ फिगर ए से देखा कि जब हम Q1 ने Q2 के ऊपर बड़ा फोर्स लगाई, जिसको एक्शन फोर्स कहते हैं, वो तीर का निशान ऊपर जा रहा है, रिएक्शन फोर्स में तीर का निशान नीचे आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो बड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम माइनस की अलामत लगाते हैं। चूंकि वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं बेटा, तो हम पढ़ेंगे जो R21 है वो बराबर है R12 के, लेकिन साथ में माइनस की अलामत लगा देंगे कि हमें पता चलेगा कि ये डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऊपर भी मैंने मेंशन किया इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट फोर्स ऑन Q1। आगे देखेंगे बेटा, अब ये जो आपके पास R21 है ये तो यहां पे लिखा हुआ है, तो ये बराबर है माइनस R12 के। तो अगर ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं, यहां पे लिखेंगे पुट इन 1, तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या बनेगी, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। बेटा R21 ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस का R1 R2। अब ये वाला माइनस उठा के बेटा शुरू में ले आएंगे, तो बनेगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर, और यहां पे बचेगा R12। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये जिसको मैंने अभी ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, ये तो आपके पास सेम एज इट इज इक्वेशन 2 बन रही है। तो इक्वेशन 2 तो बेटा बराबर है फोर्स और चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो इस सारे फैक्टर की जगह पे हम लिख सकते हैं बेटा, ये माइनस पहले इसकी जगह पे लिख लेंगे F12। तो बेटा ये जो आपके पास है, ये वो फाइनल रिलेशन है जो हम निकालना चाह रहे थे कि हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऐसे ही तो पढ़ते हैं बेटा। अब दोबारा देखें, Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, बेटा ये आपके पास एक्शन फोर्स है, ये लिखा हुआ। Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाई, ये रिएक्शन फोर्स है, ये लिखी हुई है। दोनों फोर्सेस एक जैसी हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो ये माइनस की अलामत। तो हम यही तो पढ़ते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू द रिएक्शन फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो बेटा आप यहां पे लिखोगे हेंस कूलम लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, हेंस कूलम्स लॉ obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बेटा ये है आज का लेक्चर। इस लेक्चर में किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पे लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और ये मुकम्मल लेक्चर है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है। सबसे बेहतरीन नोट्स वही होते हैं जो आप अपने हाथ से लिखते हैं और बाद में याद करते हैं, तो इस तरह से आपको रिवीजन भी अच्छी हो जाती है और आप अच्छा प्रेजेंट भी कर सकते हैं। इस उम्मीद वास्ते के साथ कि बेटा मैं आप और ये मुल्क पाकिस्तान खूब तरक्की करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।